Good afternoon, friends. Today we are at the Indian Trade Promotion Organization Fair, Nakshatra 2023. हमारे साथ चौधरी साहब हैं. He is a numerologist. He's been there for 3 decades. Sir, आपको कैसा अनुभव हो रहा है ये नक्षत्र में आके आज सर? And you can talk about your career, sir. मेरे लिए तो ये एक पहला नया एक्सपीरियंस है ऐसे फेयर में आने का. मैं आज तक तो कभी आया नहीं और सारी ज़िंदगी एजुकेशन के अंदर ही गुजार दी मैंने. और न्यूमरोलॉजी को भी मैंने एज ए हॉबी के तौर पर इसको लिया, नॉट एज ए प्रोफेशन. तो करीब 84 से लेके अब तक लगभग काफ़ी टाइम हो गया है मैं इस लोगों को प्रैक्टिस करता रहता हूँ. और जितना थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे रहती है उससे मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ कि 70% करीब मैं सोचता हूँ कि जो बता रहा हूँ वो ठीक ही निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है. Sir, आपका जो first love है, it's about Akash. When you started this, and today it's a big name. जब हम पूसा रोड पे निकलते हैं, so we see Akash, and उसके बाद there everybody is followed there. The other people in the trade have come in there. So आपने जब Akash start किया, and you're also into the hospitals, sir, other than the education, sir. तो आपको what was the driving force, sir? आकाश इंस्टीट्यूट 88 में मैंने स्टार्ट किया था और लगभग 35 साल तक मैंने उसको चलाया. ड्राइविंग फोर्स एक ही था, परफॉर्मेंस. बढ़िया से बढ़िया पढ़ाएं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने, इसी कोशिश में लगे रहे कि मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर बन जाएं. जिस पर्पज़ के लिए मेरे पास आते हैं उनको रिज़ल्ट मिलना चाहिए. तो लगभग 29 साल तक मैंने ऑलरेडी फर्स्ट रैंक प्रोड्यूस किए हैं और करीब 4.5 लाख डॉक्टर बनाए हैं. तो वो एक मैं कहूँ कि उसमें मेरा योगदान बहुत रहा है. मैं टीचर रहा हूँ. अच्छा, मैं भी 8 घंटे रोज़ पढ़ाता था और बाकी मेरे साथी थे वो जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ. और एंड में मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में वो माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से हो रहा है. उसके बिना मेरी पोटेंशियल ज़ीरो है. वो मेरे पास उसकी अजीब कृपा है. उस कृपा से ही मैं आगे चल रहा हूँ और लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर रहा हूँ. सर कुछ दिनों पहले एरो सिटी में आप लोग का एक प्रोग्राम था जहाँ आपके बेटे वो उसको कर रहे थे मैनेज, और उसमें आई मेट हिम ऑल्सो एंड आई मेट द स्टूडेंट्स ऑल्सो जो मेडिकल कर रहे हैं एंड अदर्स. जो आपका एक प्रोग्राम है वही आई थिंक गिव स्कॉलरशिप्स, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर लड़कों को मोटिवेशन का प्रोसेस बहुत रहता है. मैं खुद भी एक अच्छा मोटिवेटर रहा हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ. जैसे कि 4-6 महीने लगातार वो नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं और हमेशा ही जब भी कोई आदमी अच्छा काम करता है उसको एक इनाम मिलना, रिवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी है. तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए तो परफॉर्मेंस बेसिस पे हम बच्चों को अवार्ड देते रहते हैं जिससे वो और भी जोश में आए, हैप्पी फील करें. ये चीज़ें पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों अच्छी तरह से होती है लाइफ के अंदर. तो यहाँ कोचिंग सेंटर में पनिशमेंट तो कोई होती नहीं है, सिर्फ रिवार्ड की बात की जाती है. क्योंकि बच्चे मोस्टली हमारे जो होते हैं अच्छे आते हैं और वो अच्छे घराने से आते हैं. उनको ज़्यादा ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन नहीं होते, डिसिप्लिन होते हैं तो वो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती. वो हमेशा ये सोचते हैं कोई ना कोई चीज़ सर नहीं बताएं, कोई ना कोई ऐसा पढ़ाएं जो कि इम्तिहान में हमारे क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ आ जाए. तो एक्सपीरियंस के बेस पे टीचर उनको ऐसा पढ़ाते हैं जाके काफ़ी कुछ उनको इम्तिहान में देखने को मिले इसमें. So what is your plans for the future? अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, he is setting a big example. वो शिक्षा पे चर्चा, परीक्षा, बच्चों से मिलते हैं. जो हमारे स्पोर्ट्स यूथ हैं, they are going and winning lot of medals. So आप लोग के तो ऑलरेडी बच्चे जो हैं they are winning all accolades all over India and they are going all across the world. So what are the future plans? आप आकाश को कहाँ देखते हैं सर in the future? मैंने पहले जो 22 साल लाइफ के हैं वो सरकारी नौकरी में गुजारे. मैं सरकारी नौकरी में टीचर था और वहाँ प्रिंसिपल भी बना. और 22 साल की नौकरी के बाद मैंने VRS ले लिया सरकारी नौकरी से. तो मेरा एक फेज़ तो ख़त्म हो गया एट द एज ऑफ 42 जब मैंने रिटायरमेंट लिया. सर कहाँ से लिया आपने रिटायरमेंट? व्हाट वाज योर लास्ट पोस्टिंग सर? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकासपुरी. वहाँ के बाद फिर मैं एंटर किया आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर. इस इंस्टीट्यूट के अंदर 35 साल मैंने गुजारे और 34 साल के बाद मैंने इसको बैजू को सेल कर दिया. बैजू को इसको $1 बिलियन में हमने सेल किया और वो दूसरा फेज़ था जो कि 35 साल बाद ख़त्म हुआ. फिर मेरे अंदर वैक्यूम आया कि अब मैं क्या करूँगा. तो फिर मैंने कहा न्यूमरोलॉजी में पिछले इतने सालों से एज ए हॉबी के तौर पे कर रहा हूँ तो मैं इसको प्रोफेशनली क्यों ना करूँ. और मेरे दिमाग में एक और भी चीज़ आई कि न्यूमरोलॉजी के जो चीज़ें बताते हैं लोग
चाहे वो अमेरिका में कोई बता रहा है, कनाडा में बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बता रहा है, इंडिया में बता रहा है, सब अलग अलग बताते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू सब ने अलग अलग दे रखी है। तो एक आदमी कंफ्यूज रहता है कहाँ पर मेरा कौन सच बोल रहा है इसमें से। तो इसलिए मैंने एक इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिकल फोरम बनाया। उस फोरम में वर्ल्ड के न्यूमरोलॉजिस्ट इकट्ठा किया और उनको एक यूनिफॉर्म कोड के लिए मैंने प्रपोजल दिया, क्यों ना हम इकट्ठे मिल के काम करें ताकि एक ही रिजल्ट हमारा सबका है वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो एक मीटिंग मेरी इंटरनेशनल मीटिंग हो चुकी है। और इसी तरह से क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे सर्टिफिकेट में गलत थी तो मैंने न्यूमरोलॉजी सही कैलकुलेट की। वो डेट ऑफ बर्थ जो है इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजी डे मनाया जाता है आजकल वर्ल्ड में सारा जो है। तो मेन समस्या ये है कि आपको न्यूमरोलॉजी में नंबर में इतनी ताकत है कि आप किसी भी आदमी का भला कर सकते हैं, आप उसकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। कैंसर के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि नंबरों से कैंसर या नाम की स्पेलिंग से कैंसर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आई एम स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन वर्किंग ऑन द रोल ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन इन क्यूरिंग कैंसर विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो वो इसमें काम करने के लिए बहुत कुछ है और आदमी के भले के लिए बहुत कुछ कर सकता है अगर सारे मिल के रिसर्च में लग जाएं। तो पैसा तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन उससे जन कल्याण इतना भला होगा कि बिना ऑपरेशन के, बिना किसी चीज़ के, अगर नंबरों के खेल से उसके लाइफ को ठीक कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वर्ल्ड के अंदर। तो मैं सारे कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल रहा हूँ, उनको अपना विचार बताता हूँ, तो वो भी मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो अब बाकी जो बची खुची ज़िंदगी है मैं इसी में ही चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह लोगों से मिलूँ, लोग और न्यूमरोलॉजिस्ट को उन्होंने क्या रिसर्च कर रखी है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या शेयर करता हूँ। तो शेयरिंग होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। कई बार न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे को ज्वाइन नहीं करते फोरम को कि हमारी नॉलेज को दूसरों को पता लग जाएगा। तो ये बड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच है, टीचर जैसी अप्रोच नहीं है कि टीचर हमेशा चाहता है कि जो तुम्हारे पास है सबको दे दो। तो मैं तो सारी ज़िंदगी टीचर रहा हूँ, तो मुझे तो हमेशा देने में ही मज़ा आता है, जो मेरे पास आता है सब ले जाओ। क्योंकि हर आदमी अपनी किस्मत खाता है, किसी दूसरे की नहीं खाता। तो अपनी किस्मत में विश्वास होना चाहिए और किसी चीज़ पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ल्ड के न्यूमरोलॉजिस्ट एक जगह पे आके और कोई ऐसा रिसर्च करें जिससे मानव समाज का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए, बीमारियों से छुटकारा पा सकें और उनके लाइफ के अंदर सक्सेसफुल जीवन ज़्यादा अच्छी तरह बन सके। सर, जो आपने बोला है यू आर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस फील्ड, और जैसे आपने बोला अबाउट न्यूमरोलॉजी, सो न्यूमरोलॉजी प्राइमरी तो शायद 9 अंक होते हैं 0 से 9, लेकिन 9 तक। तो उसमें देयर इज़ एनी काइंड ऑफ नंबर जो आप बताना चाहेंगे कि जैसे भारत को लेके आज हम लोग विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं, वासुदेव कुटुंब वो सब कर रहे हैं, और उसमें जैसे अब यूक्रेन है, रशिया है, दे आर इनटू अ वॉर सिचुएशन एंड इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग जैसे डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं हम लोग डेवलपिंग कंट्री से। तो इंडिया के जो पार्टीशन से ले रहे हैं सर डेट्स, हाउ डू वी टेक इंडियाज इंडिया का न्यूमरोलॉजिकली नंबर 3 बनता है, जो कि जुपिटर का नंबर है। जुपिटर जो है वो गुरु होता है और वो विद्या को देता है, अच्छी पर्सनैलिटी उसकी होती है, अच्छा लोगों से कम्युनिकेट करता है, एज ए टीचर वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो विश्व का गुरु इंडिया बन सकता है बिकॉज ऑफ इस नंबर आल्सो। जहाँ तक यूक्रेन वार है उसकी मैंने प्रेडिक्शन पहले ही कर रखी है कि 23 मई को ये वार ख़त्म होना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने यूट्यूब में इसको डाल दिया था और लेट अस सी अब 23 एनी सिग्निफिकेंस ऑफ 23 मई का कोई सिग्निफिकेंस? वो सारा मैंने कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कई फेसेस में करके टीवी यूट्यूब पे डाल रखा है। राइट सर, तो सारा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपसे दोबारा एक बार चर्चा पे बैठेंगे आपके ऑफिस में एंड वील डिस्कस मोर। और मेरा एक आखिरी सवाल, बिकॉज यू हैव बीन एन एजुकेटर एंड जो प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं देखता हूँ, आई हैव मेट हिम व्हेन अटल जी के टाइम में, सो आई सी हिम एज अ फैमिली हेड, जैसे एक घर के सरपंच होते हैं। तो आपको लगता है कि जो मोदी जी का अभी हमारा जो 2024 है, 2029 में इलेक्शंस होंगे एंड द इंडियन पॉलिटिक्स एंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अभी एवरीबडी इज़ लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। जो बाइडन है, अभी देखिए वर्ल्ड बैंक के भी उन्होंने अजीत बांगा जी को नॉमिनेट कर रहे हैं, इट्स ऑल ओवर, कमला हैरिस हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर द इंडिया शुड हैव अ वे अहेड? इन्हीं के गाइडेंस में ही इंडिया एक एक्सेप्शनल जगह पे पहुंच सकता है। और मैं गॉड से भी प्रे करता हूं कि ही शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इट इज़ पॉसिबल टू वर्क एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, क्योंकि इनके अंदर
सोच बहुत दूर तक की रखते हैं और अल्टीमेटली कंट्री के फ़ायदे के लिए सारी बातें करते हैं। इनके आने से हमारा जो इज़्ज़त हुई है विदेशों में इंडियंस की बहुत अच्छी होती है आजकल, जो पहले नहीं होती थी। हमें एक एनलाइटमेंट फील होती है और सारे कंट्री अब इंडिया के साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं जो पहले अवॉइड करना चाहते थे। ये इन्हीं के प्रयास का असर है जो ये दिन रात लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ चाहे कंक्रीट काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया बना रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो कर रहे हैं वो देश के विकास के लिए हैं। तो देश के विकास से ऊपर इनके दिमाग में कुछ नहीं है। राइट सर, सर वील टेक अ ब्रेक और आपके साइड राइट साइड में जो सज्जन है मैं उनको माइक दूंगा। सर इफ यू कुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। सर कैन यू होल्ड इट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर, आप अपने बारे में बताएं सर। आई एम डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा। राइट सर। आई एम पॉपुलर एज लाल धागे वाले और आई एम इन दिस प्रैक्टिस सिंस माई बर्थ बिकॉज माई फोर फादर्स वर द फॉर्चून टेलर ऑफ द राजा people ज़माने से आ रहे during the Mughal शासन और during the English they were the best fortune teller। और हमारे फोर फादर्स के बारे में एक ओल्ड सिंग है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया लेकिन मेरे फोर फादर्स ने उनको गुलाम बनाया अपनी प्रेडिक्शन से, अपनी कैलकुलेशन से, भारत की इस प्राचीन विद्या से जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम कभी कभी कुछ शरह दे देते हैं बाहर के साइंटिस्टों को, जैसे कि ज़ीरो की देन हमारी भारत की देन है, दशमलव की देन हमारे भारत की देन है। ऐसे ही हमारे भारद्वाज ऋषि ने उस ज़माने में एरोप्लेन जैसे बना के दिखा दिए ऋषि मुनियों ने। और हनुमान चालीसा का एग्जाम्पल है लेटेस्ट कलयुग के अंदर कि जिसमें हनुमान जी ने सूरज को जब खाने की बात, मुंह में डालने की बात की तो वहाँ पर उस हनुमान चालीसा में सूरज की दूरी बताई गई है योजन पर भाना। तो वो जब दूरी हनुमान जी ने या हमारे ऋषि मुनि ने बता दी तो साइंटिस्ट तो बहुत बाद में बता गए। और उस प्राचीन, बल्कि मैं तो कहता हूँ देयर आर 6 टाइप ऑफ नॉलेज इन अवर वेदास, और जिसमें वन ऑफ देम इज़ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष को ईश्वर का नेत्र कहा गया है और वो ये विषय है जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद ताल्लुक़ रखता है। सर भृगु के बारे में थोड़ा सा आप बता दें। भृगु ऋषि जो मेरे ख्याल से वो रहे ज्योतिष के, भृगु जी के बारे में देखिए, उन्होंने अपने समय में आप देखेंगे कि सतयुग में कोई एज नहीं हुआ करती थी, हज़ारों साल हुआ करती थी। रावण के बारे में कहा जाता है कि वो सतयुग में भी था। हाँ, वो रावण जो है सतयुग में भी था, प्रभु शिव का महान भक्त की उपाधि उसने प्राप्त की और वो त्रेता युग में भी रहा। तो भृगु ऋषि ने यही बताने का प्रयास किया कि हम ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों को अपनी योग विद्या से, मेडिटेशन से, गणनाओं के जो सृष्टि के छुपे हुए रहस्य हैं उनको हम अपने मेडिटेशन से, अपनी कैलकुलेशन से, अपना शरीर त्याग कर हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई पानी का बोतल पीते हैं पानी का, तो बोतल का पानी कहीं ना कहीं से आया है। वो कहाँ से आया? अल्टीमेटली वो काफ़ी दूर से आया है, पानी कहीं से निकला है। तो ये हमारी सोल टू सोल आगे कन्वर्ट होती है। बट मैं बड़ा सिंपल सी एक चीज़ लाइन कहना चाहूँगा जिसको सिंपल भाषा में, ज्योति जमा ईश यानी ज्योतिष, चाहे वो अंक शास्त्र हो, चाहे वो हाथ की विद्या हो, माथे की रेखाएं हों, या हमारे रहने का स्थान हो। यहाँ तक कि हमारे फोर फादर्स ऐसे परफेक्ट भी रहे कि जो बॉडी की स्मेल से बता देते थे कि इस आदमी का अभी आयु कितनी है, यहाँ तक कि। तो ये वो गणना है, नो साइंस कैन प्रेडिक्ट। मैंने एक 2004 में सेमिनार रखा था कनिष्का होटल के अंदर जिसका टॉपिक था एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ साइंस। नो साइंस कैन प्रेडिक्ट द चाइल्ड हु इज बॉर्न टुडे। जैसे डॉक्टर चौधरी साहब ने बताया कि ये मरीजों को भी ठीक करने की ताकत रखते हैं, काफ़ी हद तक 70-80% तक गाइडलाइंस दे सकते हैं। तो ज्योतिष में भी बताया जाता है कि आपको पानी का किनारा सूट करेगा या रेगिस्तान सूट करेगा। ग्रहों की स्थिति बताती है
कि ये आदमी जो आज पैदा हुआ है इसको 20, 25, 30 साल बाद क्या करना चाहिए, इसको आईपीएस बनना चाहिए या आईएएस बनना चाहिए। काफ़ी हद तक 90% तक की कैलकुलेशंस कामयाब जाती हैं, बट विद द कंडीशंस देश पात्र काल। सैटर्न तो लंदन में भी है, सैटर्न अमेरिका में भी है, सैटर्न इंडिया में भी है और साउथ में भी है, बट सैटर्न अपने सिस्टम देता है, मार्स अपने सिस्टम देता है। तो ये जो साइंस है ये एक दिन में रिसर्च नहीं की गई। हमारे कोई भी आप शास्त्र को उठाओगे उसका ताल्लुक नेचर के साथ है। और ज्योतिष में भी 5 एलिमेंट्स जो हमारे कहे जाते हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। तो आप देखेंगे कि आई एम द फर्स्ट मैन इंडिया जिसने क्वेश्चन रेज किया था 24 मार्च की रात, जब 8 बजे रात को मोदी साहब ने कहा था 3 हफ्ते का लॉकडाउन है। तो मैंने उसके एक हफ्ते बाद फर्स्ट वीक अप्रैल में अपनी आईफाज जो हमारी फेडरेशन है उनको कहा कि मुझे बताओ कोरोना कब ख़त्म होगा। मैंने एक टाइटल दिया था युग परिवर्तन, नेचर टॉट अस 5 एलिमेंट्स। हमने नदियों को, जल को दूषित किया, एक हमने पेड़ों को काटकर अपने घर बनाए, ऑक्सीजन छीनी उनकी जीव हत्या की। नतीजा क्या निकला, हम ऑक्सीजन के लिए तरस गए। और मैंने मोर देन 5 लाख से नहीं 11 लाख 11 तक का इनाम रखा, 11 लाख का, कि मुझे बताओ कोरोना कब ख़त्म होगा। ये हमारा युग परिवर्तन, नेचर टॉटर्स 5 एलिमेंट्स ने हमारे साथ वो किया जो हमने दिया उनको। तो इट इज़ ए साइंस। ये साइंस की भी मदर है कि बताने में काफ़ी हद तक सक्षम है कि आदमी को किस दिशा में जाना चाहिए। कोई लोहे के व्यापार में जाना चाहिए, कोयले के व्यापार में जाना चाहिए। हाँ, उसके हिस्से हैं हाथ की रेखाएं भी, आपका चेहरा कैसा है, सौंदर्य शास्त्र भी। These are all the parts of that one, which is also having potential and capacity. I don't want to mention the name, but even though I can say, आप अगर मोदी साहब का देखें तो नंबर 8 है उनका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी। तो उन्होंने अक्सर 8 तारीख को ज़्यादा काम किए हैं, आप देखेंगे। और यहाँ तक कि उनका टोटल 5 बनता है। तो उन्होंने 5 अगस्त को 5 नंबर में जाकर के अयोध्या मंदिर में राम मंदिर वाला का शिला वहाँ पर मुहूर्त रखा। तो आप न्यूमरोलॉजिकल देखेंगे कहीं ना कहीं आपस का ये सब जैसे कहते हैं भविष्यवक्ता की सब संतानें हैं, कनेक्शन है उसमें, आपस में एक दूसरे के भाई बहन हैं या पार्ट ऑफ द बॉडी है। सोल के कई हिस्से, जैसे एक माँ के कई बच्चे होते हैं। तो ये मकसद एक ही है। हाँ, ये मेरे दिल की अपनी पीड़ा है जो मैं अपना कहना चाहता हूँ। जिस विज्ञान के बिना, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ होती है, फिर अंक आएगा वहाँ पर। आप देखिए, किसी की मदर की डेथ हो अमेरिका के अंदर तो उसको सूतक लग जाते हैं। हम कहाँ बैठे हैं, इंडिया में, सूतक कहाँ लगता है वहाँ। अभी आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं तो हम कहाँ बैठे हैं, सिर्फ हम गिने चुने लोग सुन रहे हैं। बट ये आप अगर टेलीकास्ट करेंगे तो अमेरिका का आदमी भी सुनेगा, लंदन का भी सुनेगा लाइव टेलीकास्ट के अंदर। तो इसका मतलब जो मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ ये पूरे ब्रह्मांड में है। तो इसी तरह से जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया तक जाता है। और कौन उसको कैच कर सकता है, मोबाइल तो हम ही ने बनाया ना। अभी मैं यहाँ पर 5 मोबाइल रख दूँ और 5 कंट्री में उसका कनेक्शन जोड़ दूँ, 5 सुनेंगे कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा जो नेचर है, कुदरत है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। और ये ज्योतिष काफ़ी हद तक मदद करता है हर चीज़ें बताने में। और मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जो आज मैंने 100 ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, उसमें एक ही बात कहने का प्रयास किया है कि ये कर्मवादी बनाता है, भाग्यवादी कभी नहीं बनाता ज्योतिष। इट्स ए ग्रेट साइंस। और हमारी आईफाज जिसके चीफ पेटर हमारे अनु बंसल जी हैं, बंसल साहब अभी आके बताएंगे आपको सारी चीज़, कि हमारा मकसद ये था जस्ट टू एजुकेट द पीपल। बस हाँ, माइनस पॉइंट हमारे देश का यही है कि वेंडर्स अप टू द टॉप ऑफिसर एंड द टॉप मिनिस्टर मुहूर्त सारे निकलवाते हैं, पर दिन के उजाले में नहीं बोलते कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। इट शुड बी ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द स्कूल एंड द कॉलेजेस, सो दैट आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यू नो हिज डॉक्टर, फ्रांस कहाँ से इसने एजुकेशन ली है, हिज लॉयर। अगर इसको भी पार्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया जाए तो लोग भ्रमित नहीं होंगे कि हम जिसके पास जा रहे हैं तो वो बेवजह से आचार्य और महर्षि नहीं लिख सकता अपने आप को। That is there. I think it's very valuable input sir has given, and Dr. Chaudhary has also talked about his passion for numerology and how he wishes to treat the society at large. Now we'll move on to Shri Bansal sir. Sir, can you please come sir? Bansal sir मेरे साथ हैं
And I would like him to introduce himself, and he'll talk about Sir Jyotish and Vastu, maybe, sir. You can give 2 valuable inputs. मैं अरुण कुमार बंसल, अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ का प्रेसिडेंट एवं फ्यूचर पॉइंट का चेयरमैन, और हमारी मैगज़ीन निकलती है फ्यूचर समाचार और रिसर्च जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इन 2 मैगज़ीन्स निकलते हैं ये, और साथ में हमारी करीब 100 से ऊपर पब्लिकेशंस हैं एस्ट्रोलॉजी पे, न्यूमरोलॉजी पे, वास्तु पे, पामिस्ट्री पर। तो ये हमने नक्षत्र एग्जीबिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई है, और ये हम पिछले 20 सालों से ऑर्गेनाइज़ करते आ रहे हैं हर साल। ये 17वां संस्करण है। इससे पहले हमारे दूसरे नामों से ये नक्षत्र एग्जीबिशन चलती थी। यहाँ पे करवाने का एक ही उद्देश्य है कि सभी पूरे भारत से जो क्रीम है वो उठ के यहाँ पर आए, सब लोगों को मिले, और यहाँ के जो जनता है वो जान सके कि ज्योतिष किस तरह से दूसरे शहरों में, राज्यों में हो रही है, क्या क्या वहाँ पर रिसर्चेज हो रही हैं, क्या क्या पढ़ाइयाँ हो रही हैं, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। तो मैं बस ये बताना चाहूँगा कि ज्योतिष पूरी तरह से साइंटिफिक है। देखिए, हम इसमें नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होती हैं उसके बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो टर्की में अर्थक्वेक आया 6 फरवरी को, वह प्रतिपदा के दिन, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आया, और हमारे जितने भी अर्थक्वेक, मेजर अर्थक्वेक्स हैं, वो हमेशा प्रतिपदा को ही आते हैं। एक ही तिथि है सिर्फ, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, उसी दिन ये सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। हमारा जो यहाँ पे इंडिया में अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी, वो भी प्रतिपदा के दिन ही आई थी। और भी जितने आप 90% अर्थक्वेक्स जो है वो प्रतिपदा को आते हैं, या फिर कुछ जो थोड़े से बचते हैं वो अष्टमी के दिन आते हैं। तो 2 ही है। इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सारे ग्रह एक तरफ को हो जाते हैं, और फिर एक ग्रह बाहर निकल के आ जाता है, चंद्रमा, और ये कॉम्बिनेशन बनाता है उसके लिए, अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि उसमें जो बैलेंसिंग फोर्सेस हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं सारी। तो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है वो इट इज़ नथिंग अदर देन टीचिंग ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स रिजल्ट्स। उसी का जो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से क्या मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको ही हम स्टडी करते हैं, उसी को ही एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो मेरा एक सवाल आपसे है, सिंस यू सेड इट सो नाइसली, आपने बताया कि जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सो अभी जैसे लॉ ऑफ न्यूटन है, पीपल यू नो वी टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट, दे से कि इट माइट चेंज इन द फ्यूचर, और जो जन मानव हैं वो लोग इस टाइम में, जैसे जब अभी हम लोग एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो उसमें हुआ कि चश्मा जो बोलते हैं ना, सूरज को मत देखो ग्रहण के दिन, तो साइंटिस्ट जो आए थे उन्होंने कहा नहीं, सूरज को कभी भी नहीं देखना है, खाली ये नहीं कि ग्रहण के नहीं। तो अपन लोग जो भारत में हैं, जब इसमें जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, तो अपन लोग डर जाते हैं, बिकॉज एक डर का वो रहता है, फियर। तो उसको कैसे हटाएं और क्या करना चाहिए? देखिए, डर का ये फियर नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि हमें सूर्य ग्रहण के दिन नहीं देखना चाहिए। कारण उसका है, उसका कारण ये है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य ढक जाता है और ऐसा दिखाई देने लगता है, और हम सोचते हैं कि इसको देख लेंगे तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नया इवेंट है, और इसको ज़्यादा आंखें गाड़ के देख लेते हैं। और वो जो है बेसिकली उसकी रोशनी फिर भी इतनी तेज़ होती है कि वो हमारी आँखों को, रेटिना को ख़राब कर सकती है। तो सिर्फ इसलिए हम उस वक्त सूर्य ग्रहण के दिन बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम देख ही नहीं पाते, हमारी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन आंखें बंद नहीं होती। दिक्कत यह है, इसीलिए हमें सूर्य ग्रहण के दिन उसे देखना मना किया गया है। तो हाँ, तो दूसरी बात यह है कि न्यूटन्स लॉ जो है ये कभी फेल नहीं होगा, चाहे आइंस्टाइन्स का लॉ आ जाए, चाहे कोई दूसरे लॉज आ जाए। जो दूसरे लॉज हैं वो उसको सुपरसीड करते हैं, दे आर इन पर्टिकुलर कंडीशन, कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जबकि स्पीड इज़ मोर देन या इट इज़ इक्वलेंट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब वो वहाँ पे जाके ये चेंज हो जाता है लॉ, कि उसमें एडिशनल फोर्सेज आ जाते हैं। तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटन लॉ फेल हो गया, वो तो लॉ ऐसे ही रहा। तो इसीलिए हमें उससे भी घबराने की कोई बात नहीं है। हम जो स्टडी करना चाहते हैं, हमें मेनली बात यह है कि जो पुल एंड पुशेस जो हमारे ऊपर लग रहे हैं बाकी प्लैनेट्स के, उससे हमारे मानसिक रूप, जब देखिए
एक चंद्रमा जो है वो पूरे की पूरे समुद्र को उठा सकता है, उसमें ज्वार भाटा ला सकता है। तो हमारे मन में क्यों नहीं ज्वार भाटा ला सकता? हमारे मन में भी, हमारे शरीर में भी वो इसी तरह के तत्व है जो कि हमारे पृथ्वी पर है। उन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारे उसमें भी ज्वार भाटा आ जाता है मानसिक रूप से, और उसी का जो प्रभाव है उसको जो हम स्टडी करते हैं उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो इसी इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए प्योर साइंटिफिक स्टडी। लेकिन इसको अगर हम इसको मिथ्स के साथ जोड़ देंगे तो ये लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल इसको एक सोशल जैसे साइंसेज होती हैं उसमें हम डिफरेंट चीज़ों का बिहेवियर पे क्या असर पड़ रहा है उसको हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर भी हम वही डिफरेंट प्लैनेट्स के पोजीशंस का डिफरेंट इसमें हम स्टडी करते हैं। और यहाँ पे नक्षत्र में हमने एक कोशिश की है कि जहाँ जहाँ किस प्रकार की स्टडीज़ हो रही हैं, किस प्रकार की रिसर्चेज हो रही हैं, किस प्रकार से इसको ज्योतिष को यूज़ किया जा रहा है, उसके हमने सभी का यहाँ पर एक समागम किया जाए, तो वो यहाँ पर किया हुआ है पेश। धन्यवाद. I think today it's a very educative insight what sir has given, and Nakshatra is here till the 5th of March at Prakriti Maidan. So we invite all the viewers to come here and explore with the जो भी इधर वास्तु, all the experts are here. जो भी आपकी मन की शंका है वो दूर करिए. धन्यवाद. संजय अग्रवाल.